हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमडी साकिब इकबाल। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का एक और चैप्टर फायर हिम, जिसका हिंदी होता है अग्नि स्तुति, जिनके राइटर हैं KKN दारूवल्ला, जो कि इंडियन राइटर हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर इनकी लिखी हुई पोएम फायर हिम पढ़ेंगे, अग्नि स्तुति को पढ़ेंगे। चलिए, आप लोग अग्नि स्तुति देखे होंगे। जब किसी मुर्दे को जलाया जाता है तो वहाँ पर ढेर सारी लकड़ियों को लगाकर उसे जलाया जाता है। तो राइटर अपने पोएम में वहाँ पर की ही घटना को दर्शाने की कोशिश किए हैं। कहते हैं KKN दारूवल्ला बोर्न 1937, यानी KKN दारूवल्ला 1937 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। द रेसिपिएंट का मतलब प्राप्तकर्ता ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, यानी कि 1984 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड प्राप्त हुआ। यानी कि KKN दारूवल्ला को दो तरह के अवार्ड मिले, एक साहित्य अकेडमी अवार्ड और एक कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। कब? 1984 ईस्वी में। इज ए लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य या परिदृश्य। पोएट मतलब कवि, ऑफ इमिनेंस का मतलब श्रेष्ठ, एंड वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। कह रहे हैं कि ये ज़मीनी स्तर के कवि थे। किस तरह के? ज़मीनी स्तर के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, श्रेष्ठ कवि थे, यानी जाने माने कवि थे। एंड वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और छोटे छोटे लघु कथा कहानियों के भी जाने माने लेखक थे। यानी कि ये बहुत ही महान कवि थे, श्रेष्ठ कवि थे, जो ज़मीनी स्तर पे कविताएं लिखते थे और छोटी छोटी स्टोरियों के भी ये जाने माने राइटर थे। हिज पोएट्री, इनकी जो कविताएं हैं, इन हिज ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों में, ए टोटली इम्प्रेशनिस्टिक का मतलब होता है प्रभावशाली संबंधी, रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स, यानी कि उनकी जो कविता है ना, उनके अपने शब्दों में व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं से संबंधित पूरी तरह से प्रभावशाली रिकॉर्डिंग है। यानी कि कह रहे हैं कि इनकी जो कविताएं होती है वो जिस भी सब्जेक्ट पर लिखा जाए, कहने का अर्थ है कि जिस भी सब्जेक्ट पर लिखा जाए उस सब्जेक्ट पर यह अपना प्रभाव डालती है, लोगों को समझ में आती है। कह रहे हैं कि ही क्लेम्स, वह दावा करते हैं, हिज पोएम, अपनी कविताओं को लेकर, टू बी रूटेड, रूट का मतलब जड़ होता है और रूटेड का मतलब होता है जड़, ज़मीन से जुड़ा हुआ। तो ये दावा करते हैं अपनी कविताओं को लेकर, इनकी जो कविताएं हैं ना, रूरल लैंडस्केप, क्षेत्रीय भूदृश्य से, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। एंड हेंस, और इसलिए ये अर्थी, यानी कि सांस्कृतिक है। कहने का अर्थ है कि ये कह रहे हैं कि इनकी जो कविताएं हैं वो उसको लेकर दावा करते हैं कि इनकी कविताएं रूरल लैंडस्केप, क्षेत्रीय भूदृश्य से, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी है, इसलिए इनकी कविताएं सांस्कृतिक है। हिसन्स सोफिस्टिकेशन का मतलब मिलावट और संस का मतलब दूर रहना। तो कह रहे हैं वो मिलावट से दूर रहते हैं। अब किन चीज़ों के मिलावट से दूर रहते हैं? एज ही थिंक, जैसा वो सोचते हैं, डैट की, इट, या, वाइल एडिंग ग्लोस का मतलब होता है चमक दमक, ग्लोस का मतलब चमक दमक। कह रहे हैं कि वो उन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, वो मिलावट से दूर रहते हैं, जैसा कि वो सोचते हैं कि जब हम चमक दमक जोड़ देंगे तो टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्थ, वो पद की शक्ति को दूर कर देता है। अब वो इसको समझिए अच्छे से। कह रहे हैं कि वो किसी भी कविताओं में
चमक दमक को नहीं मिलाते हैं। यानी कि जो कविताएं वास्तविक होती है, जो कविताएं ज़मीनी स्तर से जुड़ी होती है, जो कविताएं सच होती है, उन्हीं कविताओं को वो लिखते हैं और फालतू की चीज़ें उसमें जोड़ते हैं नहीं है। जो हकीकत होती है उसी को लिखते हैं, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा, कोई भी चमक दमक उसमें ऐड नहीं करते हैं। उनका कहना है कि अगर हम इस तरह की चीज़ें उसमें ऐड कर दें तो वो कविताओं को, शक्ति को क्या करती है, ख़त्म कर देती है। द थीम ऑफ हिज पोएट्री, उनकी कविताओं का जो विषय होता है, जो थीम होता है, आर लव, प्यार है, डेथ, मृत्यु है, डोमिनेशन, अधिकार है, सिनिज्म, कुटिलता है, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी मानव समाज की दुर्दशा, एंड वायलेंस, हिंसा है। हिज राइट्स, वो लिखते हैं विथ इंटेंसिटी, पूरी ही गहराई के साथ, पूरी गहनता के साथ, एंड विग्योर, इन्वॉल्व्ड इन पोएटिक क्रिएशन। पोएटिक क्रिएशन का मतलब काव्य रचना, इन्वॉल्व्ड का मतलब सम्मिलित होना, इंटेंसिटी का मतलब गहनता, और विग्योर का मतलब प्रभुत्व। कह रहे हैं कि वो बहुत ही गहराई से, वो बहुत ही गहनता के साथ लिखते हैं और काव्य रचना में प्रभुत्व, उनकी जो पोएटिक क्रिएशन है उनमें प्रभुत्व, यानी कि एक जोश डाल देते हैं। क्या करते हैं, उनमें एक जोश डाल देते हैं। सिंस, चूंकि ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, चूंकि वो पुलिस की सेवा में रहे हैं, चूंकि वो किस में रहे हैं, पुलिस की सेवा में रहे हैं। वायलेंस, हिंसा, इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री, तो इनकी कविताओं में हिंसा रहना अनिवार्य है। यानी कि ये पुलिस सर्विस में रहे हैं, इसलिए इनकी जो भी कविताएं होगी उनमें हिंसा मौजूद होगी। हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स इंक्लूड, इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताओं का, पदों का संग्रह है, जिसमें अंडर ओरियन 1970 में, क्या है, अपारिशन इन अप्रैल 1971 में, एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में लिखा गया है। यानी कि ये जो फायर हिम है, अग्नि स्तुति है, उनके राइटर KKN दारूवाला है, जिन्हें 2 तरह के अवार्ड 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड मिला। ये एक ज़मीनी स्तर के कवि थे और एक छोटे छोटे कहानियाँ भी लिखते थे। इनकी जो कविताएं होती थी वो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी होती थी और ये अपनी कविताओं में कोई भी चमक दमक फालतू की चीज़ें नहीं लिखते थे, क्योंकि इनका मानना था अगर हम कुछ भी फालतू की चीज़ें अपनी कविताओं में, नेचुरल कविताओं में ऐड करते हैं तो वो उन कविताओं की जो शक्ति होती है, उन कविताओं की जो महत्व होती है, उसको ख़त्म कर देती है ना। क्योंकि ये पुलिस सर्विस में थे तो इनकी कविताओं में हिंसा जो है वो अनिवार्य होती है। चलिए हम लोग आगे इनकी कविताओं को पढ़ते हैं, फायर हिम के बारे में। कविता देखते हैं, फायर हिम, अग्नि स्तुति। कह रहे हैं कि द बर्निंग घाट, यानी कि वो जो जलता हुआ घाट है, इरप्टेड, धधक उठा, भड़क उठा, फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस का मतलब समझिए, जब किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो वो जब लाल की स्थिति में होता है, यानी कि जब वो लाल होता है उसमें कोई ज्वाला नहीं होती है, सिर्फ वो लाल होता है, उसमें कुछ हल्का फुल्का गर्मी होता है और वो धीरे धीरे राख में बदल जाता है, जाने लगता है। तो उस समय का जो टाइम होता है, यानी कि उसमें लालपन होता है, वो लाल होता है, उसमें हल्की गर्मी होती है लेकिन उसमें ज्वाला नहीं होती है, तो उस चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। कह रहे हैं कि द बर्निंग घाट, वो जो घाट है, जलता हुआ घाट है, वो इरप्टेड, धधक उठा और उसके बाद वो फॉस्फोरेसेंस, और वो ललिमा की तरह हो गया, यानी कि वो लालपन की तरह हो गया है। एंड और वांडरिंग घोस्ट, और जो भूत हैं वो इधर उधर टहल रहे हैं। लाइट्स, उनकी रोशनी, फ्राइटेंड पासर बाई, फ्राइटेंड का मतलब डराना और पासर्स का बाई मतलब इधर उधर गुजरने वाले यात्री, उनको जो लाइट है
वो उन्हें डरा रही है। एज मून लाइट, चांदनी रात को स्कटल्ड एमोंग द बोन्स, यानी कि हड्डियों के बीच से। हाँ, कहने का देखिए, यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक एक पैराग्राफ है, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। कह रहा है, राइटर ये कहने का कोशिश कर रहा है कि बर्निंग घाट में जो आग धधक उठी है ना, जो भड़क उठी थी, वो अब लालीपन में है। लालीपन का कहने का मतलब है कि मतलब लाल है लेकिन उसमें ज्वाला नहीं जल रही है। आप कोयले को देखे होंगे, वो लाल होता है लेकिन उसमें आग नहीं होती है और उसमें थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। तो कह रहे हैं कि जो बर्निंग घाट है ना, वो धधक उठी है, भड़क उठी है, इरप्टेड हो गई है, और उसके बाद वो फॉस्फोरेसेंस यानी कि वो लालीपन में है। उस आग में ज्वाला नहीं है, सिर्फ हल्की गर्मी है। और कह रहे हैं कि हड्डियों के बीच से जो तेजी से रोशनी आ रही है ना, मूनलाइट, चांदनी रात में जो हड्डियों के बीच से जो तेजी से रोशनी आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि भूत यानी कि घोस्ट इधर उधर टहल रहे हैं और वो गुजरने वाले यात्री को डरा रहे हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जब वो आग लालीपन में होती है तो उस चांदनी रात में जो रोशनी आती है, और वो हड्डियों के बीच से जो रोशनी आती है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि वहाँ पर भूत, घोस्ट मतलब भूत जो हैं वो टहल रहे हैं और लोगों को यानी कि वहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं। आगे देखते हैं। ऑन स्ट्रॉलिंग, ऑन का मतलब एक बार, स्ट्रॉलिंग का मतलब ये होता है टहलना। एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, राइटर कह रहे हैं एक बार मैं नदी के किनारे, बैंक का मतलब किनारा या फिर घाट मतलब भी होता है, घाट आप लोग देखे होंगे। तो कह रहे हैं कि एक बार मैं नदी के किनारे और घाट पर टहल रहा था। वी सॉ, हमने देखा। राइटर अकेले नहीं है, उनके साथ कोई और है, इसलिए वी का यूज़ किया गया है। वी सॉ, हमने देखा, इम्बर्स, अंगारों को, लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस, क्रूल का मतलब निर्दयी और रेडनेस का मतलब ललीमा। कह रहे कि हमने उन अंगारों को देखा जो अपनी निर्दयी ललीमा को खोते जा रहे थे, लूज कर रहे थे। अब इसको समझिए। कह रहे कि अंगारा, आप अंगारा देखे होंगे जो एकदम लाल होता है, जो क्या होता है, लाल होता है। जब भी आप उसमें बहुत ही आग होता है, जब भी आप उसमें कोई डालिएगा ना वो जल जाएगा। तो धीरे धीरे वो लालपन जब खत्म होने लगता है ना, तो वो अपनी लालिमा को यानी कि लालपन को छोड़ते हुए ऐश में यानी कि राख में तब्दील होने लगता है, और उसका जो कलर होता है ना वो ग्रे होता है ना, वो बदलने लगता है। तो कह रहे हैं राइटर कि वी शो, हमने अंगारों को देखा, लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस, जो अपनी निर्दयी ललिमा को खोते जा रहे थे, टू द ग्रे ऐश दैट स्वेलोज ऑल। यहाँ तक एक पैराग्राफ है, ऑन से लेकर के ऑल तक। कह रहे हैं कि वो ग्रे ऐश में यानी कि ग्रे राख में तब्दील हो रहे थे, बदल रहे थे, और स्वेलोज का मतलब निगलना, सारी चीज़ों को निगल चुके थे, यानी कि सारी चीज़ों को निगलने के बाद वे ऐश में, ग्रे ऐश में यानी कि ग्रे राख में बदलते जा रहे थे। यानी कि इसको फिर से देखते हैं। कह रहे हैं कि एक दिन मैं नदी के किनारे टहल रहा था और घाट के किनारे टहल रहा था, तो हमने उस आग को देखा, उस ललिमा को देखा जो अपनी लालीपन को, निर्दयी लालीपन को अंगारे जो है वो खो रही थी, और तब खो रही थी, और तब वो जा कर के ग्रे कलर में हो रहा था जब उन्होंने सारी चीज़ों को क्या किया, निगल गया। यानी कि जब आग सब चीज़ों को जला देती है, जलाने के बाद वो अंगारे लालिमापन यानी लालपन को खो करके राख में जब बदलने लगती है, तो बदलने से पहले वो सारी चीज़ों को क्या करती है, जलाकर राख कर देती है। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को निगल गई। आगे कह रहे हैं कि हाफ कुक्ड लिम्स,
यानी कि अधपके अंग, लिम्स का मतलब अंग, अधपके अंग बोर विटनेस टू द फायर डिबॉचरी, डिबॉचरी का मतलब अनैतिकता। कह रहे हैं राइटर कि वो जो अधपके अंग है ना, वो ये गवाही देते हैं कि आग ने उनके साथ जो व्यवहार किया है वो सही नहीं किया है, अनैतिकता वाला व्यवहार किया है। यानी कि राइटर वहाँ पर घूम रहे हैं किन्हीं के साथ, तो उसने वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ पर क्या है, अधपके अंग पड़े हुए हैं। अधपके का मतलब कि शरीर को कुछ जला है और कुछ हिस्सा बचा हुआ है। तो ये इस चीज़ की गवाही देती है कि आग ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया है, आग ने उनके साथ अनैतिकता वाला व्यवहार किया है। आग का काम क्या है, सारी चीज़ों को निगल जाना, सारी चीज़ों को जलाकर राख कर देना, ये उसका कर्तव्य है, आग का ये काम है, आग का ये कर्तव्य है। लेकिन ये चीज़ उनकी जो अधपकी अंग बच गए हैं, यानी कि आधे जले और आधे बच गए अंग, इस बात की गवाही देते हैं कि आग ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया है, उसने उस शरीर के साथ अनैतिकता वाला व्यवहार किया है। माई फादर, मेरे पिताजी कहते हैं, यू सी, तुमने देखा, राइटर कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि यू सी, तुमने देखा, दोज हाफ बर्न्ड फिंगर, वो अधजली अंगुलियां। राइटर कह रहे हैं कि अपने पिताजी को कि तुमने देखा, राइटर के पिताजी राइटर को, लेखक को कह रहे हैं कि तुमने देखा वो अधजली अंगुलियां, है ना, वो अधजली अंगुलियां जो बची हुई है, तुमने देखा उसे। आगे देखते हैं, एंड बोन स्टफ्स, स्टफ्स का मतलब टुकड़े होते हैं जो बच जाते हैं या जो बच गए हैं, अवशेष कह लीजिए, एंड बोन स्टफ्स, और हड्डी के जो टुकड़े हैं तुमने देखा। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड, कह रहे हैं कि आग जो है वो कभी कभी मृतकों को भूल जाती है, यानी कि आग अपने मृतकों को पूर्ण रूप से नहीं जलाती है, वो कभी कभी अपने काम सही ढंग से नहीं करती है, वो कभी कभी मृतकों को जलाना भूल जाती है। एज ए जोरोस्ट्रियन आई, कहते हैं कि मैं, जैसा कि मैं एक पारसी हूँ, है ना, राइटर क्या बोल रहे हैं कि जैसा कि मैं एक पारसी हूँ, माई चाइल्ड फिंगर क्लेंच्ड, तो मेरे बच्चे ने कस के मुट्ठी बांध ली। यानी कि मैं, राइटर खुद के बारे में कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, एक पारसी हूँ और मैंने कस के मुट्ठी बांध ली डर से, यानी कि बच्चों को डरा दिया कि आगे आधा शरीर कोई भी देखेगा जला हुआ और आधा बचा हुआ तो डर जाएगा। तो उसी तरह राइटर जो है ना वो डर गए, तो उसने अपनी मुट्ठी कस के बांध ली और कह रहे कि जैसा कि मैं पारसी हूँ और मैंने डर से अपनी मुट्ठी कस के बांध ली, इनटू ए लिटिल नोट ऑफ पेन, और मुझे हल्का सा थोड़ा सा दर्द भी महसूस हुआ। आगे कहते हैं कि आई स्वोर टू सेव फायर, कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं आग को बचाऊंगा। राइटर क्या कह रहे हैं, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आग को बचाऊंगा फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये जो भूलने का पाप आग ने किया है ना, यानी आग का काम क्या है, किसी चीज़ को जलाकर राख कर देना, है ना, अपने कर्तव्य, आग का कर्तव्य क्या है, किसी भी चीज़ को जलाकर क्या करना, राख कर देना। तो राइटर कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं आग को बचाऊंगा फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कि आग ने जो भूलने का पाप किया है, आग ने जो बॉडी को नहीं जलाने का काम किया है, आग ने पूर्ण रूप से बॉडी को जो नहीं जलाया है, आग को मैं इस भूलने के पाप से क्या करूँगा, बचाऊंगा। सिन का मतलब पाप और शोर का मतलब कसम खाना। तो हम इस पैराग्राफ में क्या बोल समझे कि राइटर के पिताजी हैं वो दिखाते हैं बच्चे को कि देखो वो जो अधपकी उंगलियां तुम देख रहे हो, कभी कभी आग जो है वो अपने मृतकों को नहीं जलाती है क्योंकि वो भूल जाती है। तो इसीलिए राइटर कह रहे हैं कि मैं आग को इस पाप से क्या करूँगा, बचाऊंगा। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ में
इट नेवर फॉरगेट, कह रहे मैं यह कभी नहीं भूल सकता। एंड 20 ईयर सिंस, 20 साल पहले, कितने साल पहले, 20 साल पहले, मैं ये कभी भूल नहीं सकता। एज आई कंजाइंड, कंजाइंड का मतलब सौंप देना, माई फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम्स, फ्लेम्स का मतलब ज्वाला है ना। कह रहे हैं राइटर कि आई नेवर फॉरगेट, मैं कभी भी नहीं भूल सकता। एंड 20 ईयर सिंस, यानी कि 20 साल गुजर गए हैं, लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकता। जैसा कि आई कंजाइंड, मैंने सौंप दिया था, माई फर्स्ट बोर्न, मेरे पहले बच्चे को, टू द फ्लेम्स, आग में, मतलब ज्वाला में। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, क्यों सौंप दिया था आग में? आप लोग जानते हैं कि राइटर क्या है, पारसी हैं। तो पारसी लोग जलाता नहीं है बच्चों को, या किसी भी मृतक को जलाता नहीं है, बल्कि एक ताबूत में ले जा करके टावर ऑफ साइलेंस पर, वो काफ़ी हाइट पर होता है, वहाँ पर रख देते हैं। टावर ऑफ साइलेंस पर क्या करते हैं, रख देते हैं, जहाँ पर गिद्ध वगैरह आ करके उसको, उसकी बॉडी को क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया। क्यों किया था कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, जो सबसे नज़दीक टावर ऑफ साइलेंस था ना, वाज 1000 मील्स, वो कितनी दूरी पर था, 1000 मील की दूरी पर था, है ना। यानी कि पारसी लोग जलाते नहीं हैं, पारसी लोग क्या करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस पर बॉडी को रख देते हैं, और वहाँ पर गिद्ध वगैरह आकर के पंछी उसके बॉडी को क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए मैंने अपने बच्चे को, पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि जो सबसे नज़दीकी टावर ऑफ साइलेंस था ना, वो कितनी दूरी पर था, वह 1000 मील की दूरी पर था। आगे देखते हैं, कह रहे हैं आगे कह रहे हैं कि द फायर हिम सेड टू मी, फायर हिम का मतलब अग्नि स्तुति। कह रहे राइटर कि अग्नि के जो देवता हैं, अग्नि स्तुति जो है, वो मुझसे ये कह रहे हैं कि यू स्टैंड फॉर गिवन, तुम्हें माफ़ किया जा सकता है। तुम्हें क्या किया जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है, तुम्हें हम क्षमा कर देंगे। यानी कि कह रहे हैं कि अग्नि के देवता, यानी अग्नि स्तुति मुझसे ये कह रही है कि मैं क्या, अग्नि जो है, आग जो है, वो मुझसे ये कह रही कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। क्या अर्थ है कि राइटर को कह रहे कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ब्रोकन, मैं टूट गया। येट रेबेलियस, यहाँ तक कि मैं क्या हो गया, बागी हो गया। रेबेलियस का मतलब बागी होना। आई स्वोर दिस टाइम, मैं इस बार कसम खाता हूँ, टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, मैं इस पाप से आग को बचाऊंगा। मैं ये जो भूलने की बीमारी है आग की, इससे मैं क्या करूंगा, उसे बचाऊंगा। यानी कि इस सारे पैराग्राफ में राइटर कह रहे हैं कि 20 साल गुजर गए, लेकिन मैं ये घटना भूल नहीं सकता कि मैंने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया। क्यों किया कि हमारा जो नज़दीकी टावर ऑफ साइलेंस था, वो कम से कम 1000 मील की दूरी पर था। तो कहते हैं कि हमें बहुत अजीब लग रहा था कि हमने अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया, तो मेरे बच्चे को भी ये आग आधा जला और आधा पका, यानी कि आधा जलाया होगा और आधा छोड़ दिया होगा। ये सोचकर मैं टूट गया था, मैं बागी हो गया था। लेकिन अग्नि स्तुति ने कहा मुझसे कि तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें माफ़ किया जा सकता है। तो मैंने भी इस बार कसम खाया, आई स्वोर दिस टाइम, मैंने भी कसम खाया कि टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, मैं उसकी रक्षा करूँगा, मैं आग को इस पाप के होने से बचाऊँगा। यहाँ पे ये कविता ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविता सही ढंग से समझ में आया होगा। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू।